रेडॉक्स रिएक्शन के लेक्चर नंबर 3 में मैं आशुतोष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीई विद्यालय के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और आज का जो टॉपिक मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरा जो ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस रहा है वो इस बात को बहुत जोर से कहता है, बहुत शिद्दत के साथ कहता है कि नीट और जेईई के क्लासरूम के अंदर 95% बच्चों को बहुत डर लगता है एन फैक्टर और बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में। मतलब जब भी बात होती है एन फैक्टर कैलकुलेशन की, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की, बच्चे डर जाते हैं। आज का ये लेक्चर आपका वो डर दूर करने आया है और आपके नीट और जेईई के एग्जाम में कॉन्फिडेंस देने आया है। जिस तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री में आपने हमें प्यार और सम्मान दिया है, बस उसी प्यार और सम्मान को बनाए रखना। मैं आपको आपके मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और आपके एकेडमिक लाइफ को स्ट्रांग करने के लिए आया हूं। और मेरा आपसे वादा है कि अगर आपने इस पूरे लेक्चर को देखा तो एन फैक्टर और बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बिना टाइम को डिले किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं एक नई मोटिवेशन के साथ, एक नई जोश के साथ आज के इस खूबसूरत सी क्लास का। भाई साहब पहले देखते हैं हम लोग क्या सीखेंगे। पहले हम लोग सीखेंगे कि भाई साहब एन फैक्टर क्या होता है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन को देखेंगे, खूब ढेर सारे नीट और जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जिससे तुम्हारे जीवन में एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। पहले समझते हैं कि एन फैक्टर क्या होता है। देखो भाई साहब, केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे ना, आप जब सीखोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मोल बताओ, मोल क्या होता है, तो मोल के डेफिनेशन जानने से आप जेईई मेंस या नीट में सेलेक्ट नहीं हो सकते हो जब तक आपको मोल निकालना ना आता हो, है। यानी कि एक कैलकुलेटिव कंसेप्ट है, मोल्स को आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। हालांकि फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें कैलकुलेटिव पावर आपके अंदर होनी चाहिए, है ना। इसमें डेफिनेशन से काम नहीं चलता है। तो एन फैक्टर एक कैलकुलेट करने वाली चीज है। जैसे मोल्स को आप कैलकुलेट करते हो वैसे एन फैक्टर को भी कैलकुलेट कर सकते हो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान। ठीक है भाई साहब, आइए समझते हैं कि एन फैक्टर होता क्या है। देखो भाई साहब, एन फैक्टर को केमिस्ट्री के अंदर इक्विवेलेंट फैक्टर भी कहा जाता है। अब इसको अपने दिमाग में सेव कर लेना कि एन फैक्टर को केमिस्ट्री के अंदर इक्विवेलेंट फैक्टर भी बोलते हैं। अब ये एन फैक्टर हमसे क्या बताता है? एन फैक्टर बताता है कि भाई साहब एक केमिकल रिएक्शन के दौरान एक जो मॉलिक्यूल है, मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, उसने कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया या लॉस किया। कोई रेडॉक्स रिएक्शन मान लो हो रही है, उसमें एक मॉलिक्यूल ने कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट बाय अ मॉलिक्यूल इन अ रेडॉक्स रिएक्शन इज नोन एज एन फैक्टर। तो वही लिखा हुआ है भाई, एन फैक्टर रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड पर मॉलिक्यूल। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इन अ रेडॉक्स रिएक्शन। अब अगर आप इसको समझना चाहते हो थोड़ा सा वेट करो, इस तरीके से समझा दूंगा। देखो डेफिनेशन तो तुम्हें ऊपर से समझनी है, मजा तब है ना जब आप एन फैक्टर निकालना जानो। डेफिनेशन का कोई काम नहीं, कभी भी आपसे कोई नहीं पूछेगा एन फैक्टर क्या होता है। बस एन फैक्टर का मतलब पता होना चाहिए कि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं या गेन होते हैं, ये होता है एन फैक्टर। अब एक सवाल होता है, सर एन फैक्टर पढ़ा क्यों रहे हो सर, वाई एन फैक्टर, क्यों पढ़ाते हो सर एन फैक्टर? तो देखो भाई, एन फैक्टर को ना एक टूल माना जाता है केमिस्ट्री के अंदर। काहे के लिए टूल माना जाता है? किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको एन फैक्टर आना चाहिए। हाँ, तो एन फैक्टर जो है टूल है, किसके लिए टूल है? टू बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। कि मतलब अगर आप रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एन फैक्टर आना चाहिए। और दूसरी बात, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा नीट और जेईई एग्जाम में एन फैक्टर के ऊपर। तो एन फैक्टर सीखना बहुत जरूरी है। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं आओ मैं आपको दिखाता हूं। जैसे भाई साहब मान लो हमारे पास में केमिकल रिएक्शन हो रही है, एक केमिकल रिएक्शन मान लो हो रही है। अब देखो ध्यान से, ए के ऊपर ए का ऑक्सीडेशन नंबर है +P। यहां जब केमिकल रिएक्शन हो गई तो ए का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +Q। बी का ऑक्सीडेशन नंबर यहां भी +R था और यहां भी +R था। ये मैंने एक जनरल रिएक्शन लिखी है, परेशान मत हो, अभी इतना दुलार से समझा दूंगा, प्यार से समझा दूंगा है कि तुम्हें मजा आ जाएगा। पर अभी ध्यान से देखो, ये मैंने एक जनरल रिएक्शन लिख रखी है आपके सामने। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। आप देखो कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट केवल ए का चेंज हो रहा है, बी का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। बी पे यहां भी +R था, यहां भी +R था, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट किसका चेंज हो रहा है? चेंज केवल ए का हो रहा है। अच्छा सर, तो अगर हमें एन फैक्टर निकालना है तो एन फैक्टर किसका निकलेगा? एन फैक्टर ए का निकलेगा। यानी इस पूरे मॉलिक्यूल में
ax by में n फैक्टर अगर हमें निकालना है इस मॉलिक्यूल का, तो हमें उसके लिए ये देखना पड़ेगा। मान लो आपसे कहें कि हमें बताओ n फैक्टर इस मॉलिक्यूल का कितना होगा, तो n फैक्टर अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमें उस एटम को देखना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन नंबर +p था और जब रिएक्शन हो गई तो एक ऑक्सीडेशन नंबर +q हो गया। हाँ, तो हमें इसी एटम को देखना है ना। तो कितने एटम है A के? हमने कहा x एटम है, तो ऐसे लिख लो x। अच्छा, फिर इसकी इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी थी? p थी, और इसकी फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई? माइनस क्या हो गई? q हो गई। ऐसे हम निकालते हैं n फैक्टर को। मतलब कितने एटम्स हैं, मतलब किसका, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, उसकी इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, उसमें से माइनस कर दो उसकी फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर को। परेशान मत हो, अब तुम इसको सीख जाओगे, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं, सबको भूल जाओ ऐसे प्यार को भूल जाओ। चलो, अब n फैक्टर को निकालने का तुम्हें मस्त तरीका सिखाता हूं। जो भी तुमने सीखा है ना, उसी कंसेप्ट की हेल्प से आप n फैक्टर निकाल दोगे। जैसे मान लो हमारे सामने एक रिएक्शन लिखी गई है, ठीक है भाई साहब, MnO4 से बन रहा है MnO। ये कोई एक रेडॉक्स रिएक्शन हमारे सामने लिखी हुई है। आप देखो यहाँ पर O की ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और यहाँ पे भी O की ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। तो हमें इसके ऊपर तो ध्यान ही नहीं देना है, इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर ही नहीं चेंज हो रहा है। हमें ध्यान देना है मैंगनीज पे। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 था और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +2 हो गया। तो जब हम n फैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे? हम उस एटम को देखेंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। किसका चेंज हो रहा है? मैंगनीज का चेंज हो रहा है। तो पहले हम लिखेंगे कि मैंगनीज के कितने एटम है? एक ही एटम है, तो लिख देंगे 1। फिर इसकी इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 7, यानी +7। और फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? ये है, इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है भाई साहब? 7 है। फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 2। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो इसका जो n फैक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा? इसका n फैक्टर आ जाएगा 5। इसका n फैक्टर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ऐसे आप n फैक्टर को निकालते हो। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई साहब, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +6 था और यहाँ पे +3 हो गया। तो अगर मान लो मुझे इसका n फैक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो हम कहेंगे कि क्रोमियम के कितने एटम है? 2 एटम है, तो यहाँ 2 लिख दो। अच्छा, इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 6। फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 3। तो बेटा क्या हो जाएगा इसका n फैक्टर? इसका n फैक्टर हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा इसका n फैक्टर? इसका n फैक्टर हो जाएगा 6। तो आपको समझ में आई बात? कितने आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। अब ये n फैक्टर बता क्या रहा है? ये बता रहा है कि क्रोमियम का जब ये रिएक्शन हुआ होगा तो क्रोमियम ने क्या किया होगा? क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा। भाई +6 से +3 में है तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है ना। अब 2 क्रोमियम है तो 3 2 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। नहीं समझ पाया, कोई बात नहीं। कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया? ये बताते हैं n फैक्टर। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए केमिकल रिएक्शन में। डेफिनेशन में मत जाओ, n फैक्टर निकालना सीख लो। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलो, अब भाई साहब ये तो हमारा बहुत इजी केस था, बेसिक केस था। ऐसे क्वेश्चंस का n फैक्टर आप खटाक से निकाल दोगे। कि बहुत ही बेसिक लेवल था। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुमको एडवांस लेवल पे ले चलूं? बोलो बोलो बोलो। क्या आप सब लोग चाहते हो कि मैं आपको एडवांस लेवल पे ले चलूं? क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं? तो चलिए चलते हैं एडवांस लेवल पर, जहां पे n फैक्टर के बारे में कुछ और चीजें सीखेंगे। अभी तक आपने देखा कि एक मॉलिक्यूल के अंदर एक का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज होता था, केवल एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता था और उसका n फैक्टर निकाल लेते थे। पर ऐसा हमेशा जरूरी थोड़ी है। हो सकता है कि एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे कि FeC2O4, इसे बोलते हैं फेरस ऑक्सलेट। क्या बोलते हैं भाई साहब? इसको बोलते हैं फेरस ऑक्सलेट। आप ध्यान से देखो, Fe जा रहा है +2 से +3 में और कार्बन जो है +3 से +4 में जा रहा है। मतलब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं। समझ रहे हो? तो मान लो कि हमारे सामने कोई पार्टिकल है ना? इफ मैनी पार्टिकल ऑक्सीडाइज, अगर बहुत सारे पार्टिकल, एक से ज्यादा पार्टिकल का ऑक्सीडाइज कर रहे हैं या रिड्यूस कर रहे हैं, है ना? एक से ज्यादा पार्टिकल क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडाइज कर रहे हैं या रिड्यूस कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसका n फैक्टर कैसे निकालेंगे? वो ध्यान से देखो। जैसे Fe +2 से चला गया +3 में और इसी मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन चला गया +3 से +4 में,
है ना। तो दो दो मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो गया। अब एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो अगर दो दो मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो गया और इसका हमें एन फैक्टर निकालना है तो इसका बड़ा शानदार तरीका है। इसका बड़ा शानदार तरीका है। क्या तरीका है सर? हमने कहा बहुत सिंपल है भाई। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप एक काम करो, जिस ऑक्सीडेशन इसका हुआ है Fe का ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका एन फैक्टर निकाल लो। एन फैक्टर इसका निकाल लो। इसका एन फैक्टर कितना होगा? यहाँ पे इसके कितने एटम्स हैं Fe के हैं एटम 1। इसका इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2। फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3। 2 - 3 माइनस का 1 होता है पर मॉड लगाए तो 1 हो जाएगा। तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा भाई? देखो 1 एटम थे इसके, हाँ सर, पहले +2 था बाद में +3 हो गया। 2 - 3 -1 तो इसका एन फैक्टर आ गया 1। अच्छा, ऐसे इसका भी एन फैक्टर निकाल लो C2 का। इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? इसका एन फैक्टर हो जाएगा, कितने एटम है कार्बन के? 2। इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 3। फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 4। तो इसका कितना हो जाएगा? 3 - 4 -1 और ये हो जाएगा 2। इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 - 4 माइनस का 1, मॉड लगा है तो माइनस का कोई मतलब तो है नहीं। एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। इसका एन फैक्टर 1, इसका एन फैक्टर 2। अब मुझसे कोई पूछे कि बताओ टोटल एन फैक्टर कितना होगा FeC2O4 का, तो मैं बोलूँगा एन फैक्टर टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा समीशन। समीशन मतलब जिसका ऑक्सीडेशन किसका किसका हुआ है? Fe का भी हुआ है, C2 का हुआ है, तो जोड़ दो। तो एन फैक्टर ऑफ Fe है ना, एन फैक्टर ऑफ ऑल Fe और C2 दोनों का ऑक्सीडेशन हुआ है तो इनको जोड़ दूंगा तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1 + 2 टोटल 3। तो इस पूरे मॉलिक्यूल का जो एन फैक्टर होगा वो कितना होगा? 3 होगा। तो जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज़्यादा पार्टिकल का ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो तो क्या करेंगे? जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका आप इंडिविजुअली निकाल लो एन फैक्टर, उसको जोड़ दो, वही टोटल एन फैक्टर हो जाएगा। वरना तो बहुत सिंपल है ना। अब भाई साहब जब एक ही मॉलिक्यूल, इसमें से इस पूरे मॉलिक्यूल में एक ही पार्टिकल का ऑक्सीडेशन हो तो नॉर्मल करेंगे। एक से ज़्यादा पार्टिकल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब आप कहोगे ऑक्सीजन का क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑक्सीजन पे यहाँ भी -2 है और यहाँ भी -2 है, तो चेंज ही नहीं हो रहा है ना, है ना। समझ गए बात को? हाँ सर। अब यहाँ पे एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनो। इफ इन अ सिंगल मॉलिक्यूल कुछ का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कुछ का तो भैया ऑक्सीडेशन हो रहा है और कुछ का क्या हो रहा है? कुछ का रिडक्शन हो रहा है। तो अगर कुछ मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और कुछ मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा होता है तो भाई साहब तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? कुछ मॉलिक्यूल का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और कुछ मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है, तब क्या करेंगे? ध्यान से सुनो। जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं KClO3 का। अब ये जो KClO3 का एक हमारा मॉलिक्यूल है, इसमें पोटेशियम जो है ये +1 से +1 में ही है, मतलब इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ। पर जो क्लोरीन है वो +5 से चला गया -1 में, मतलब इसका क्या हो गया? ये +5 से चला गया -1 में, इसका हो गया रिडक्शन। जबकि O3 -2 से चला गया 0 में, तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। यानी इस केस में इसी सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर एक का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। क्लोरीन का क्या हो रहा है? क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। और भाई साहब अगर आप ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो आप क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन, यानी एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर कुछ का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कुछ का रिडक्शन हो रहा है। अब एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो भाई साहब जब कभी ऐसा हो, अगर मान लो दोनों का ऑक्सीडेशन होता तो इंडिविजुअली निकालते और दोनों को जोड़ देते, पर एक का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक का रिडक्शन हो रहा है। अब ये एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? पहले ऑक्सीडेशन वाला एन फैक्टर निकाल लो और उसको माइनस कर दो रिडक्शन के एन फैक्टर से, मामला सॉल्व हो जाएगा। मामला सॉल्व हो जाएगा। ऐसे करते हैं। तो भाई साहब पहले एन फैक्टर निकालते हैं ऑक्सीडेशन वाला, तो हम कहेंगे एन फैक्टर ऑक्सीडेशन वाला निकालोगे तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? हमने कहा भाई साहब देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का हो रहा है -2 से 0 में जा रहा है। कितने एटम है ऑक्सीजन के? 3 एटम है। अच्छा, इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी? -2। फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी? 0। तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा? इसका एन फैक्टर आ जाएगा 6। कितना आ गया? 6 आ गया। हमने कहा बहुत सही। एन फैक्टर निकालो रिडक्शन वाले का। एन फैक्टर निकालो रिडक्शन वाले का। कैसे निकलेगा? किसका रिडक्शन? और क्लोरीन का। कितने एटम है? 1। इसको चलो इधर निकालता हूँ, इसको चलो साइड में निकालता है मास्टर। वाह, ओहो, इसको चलो साइड में निकालता है मास्टर। ओके,
तो चलो यहाँ साइड में निकालते हैं, किसका एन फैक्टर निकालेंगे, हम एन फैक्टर निकालेंगे जिसका रिडक्शन हो रहा है, जैसे क्लोरीन का, तो इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका एन फैक्टर कैसे निकलेगा, कितने एटम है क्लोरीन के 1, तो इसका इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर 5, फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर माइनस माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसका भी 5 माइनस माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, एन फैक्टर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यानी ऑक्सीडेशन भी एन फैक्टर ऑक्सीडेशन कितना होगा 6 और एन फैक्टर रिडक्शन कितना होगा 6। अब जैसे आप करोगे टोटल एन फैक्टर जब निकालोगे, टोटल एन फैक्टर तो क्या करोगे आप एन फैक्टर ऑक्सीडेशन को माइनस कर दोगे एन फैक्टर रिडक्शन से, तो जब हम टोटल एन फैक्टर निकालेंगे, एन फैक्टर जब हम टोटल निकालेंगे तो समीशन ऑफ एन फैक्टर ऑक्सीडेशन माइनस समीशन ऑफ एन फैक्टर रिडक्शन। अब भाई साहब बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे एक रूल होता है कि आप 6 आया ऑक्सीडेशन वाले का, 6 आया रिडक्शन वाले का, अब बच्चे क्या कर देते हैं 6 माइनस 6 जीरो कर देते हैं। वैसे टेक्निकली जीरो होना चाहिए, होना तो चाहिए जीरो, पर एक रूल होता है भाई साहब कि कभी भी जब एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर एक का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, एक का रिडक्शन हो रहा हो, तो भाई साहब वहाँ पे एन फैक्टर जो होगा कभी जीरो नहीं होगा, कभी जीरो नहीं हो सकता, ये रूल होता है। तो मान लो कभी आपको जीरो होता हुआ दिखे भी, है ना, यहाँ पे पहली बात तो मॉड लगा होता है तो उसको जीरो मत लिखना, इट विल नॉट इक्वल टू जीरो। खैर अगर ऑक्सीडेशन वाला 7 होता, रिडक्शन वाला 6 होता तो 7 माइनस 6 1 हो जाता, अगर ये 8 होता, ये 2 होता, 8 माइनस 2 6 हो जाता, पर अगर ये भी 6 है ये भी 6 है तो उसको जीरो मत करना, ये याद कर लो, जीरो मत करना, इसको 6 बोल देना। सर ऐसा क्यों, बस याद कर लो भाई साहब, ये रूल होता है, जीरो हो ही नहीं सकता, रूल होता है, इसको याद कर लो, 6 माइनस 6 है तो जीरो मत बोलना, 6 बोलना। हाँ सर अगर ये 8 होता और ये 2 होता तो 6 बोल देते, ये 4 होता, ये 3 होता तो 1 बोल देते, लेकिन भाई साहब अगर जीरो हो रहा है तो उसको जीरो करना ही मत, क्योंकि एन फैक्टर कभी जीरो नहीं हो सकता। आप कहोगे सर क्यों सर, आप हमको रटवा रहे हो, रट्टू टोटा बना रहे हो, ऐसा नहीं भाई, ये याद रखना, ये तरीका होता है। मैं ऐसा ही इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एन फैक्टर का फार्मूला होता है यार, इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। एक बात बताओ, अगर किसी मॉलिक्यूल का एन फैक्टर जीरो हो जाए तो समथिंग डिवाइडेड बाई जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी। क्या इक्विवेलेंट वेट किसी मॉलिक्यूल का इन्फिनिटी हो सकता है, बोलो, नहीं हो सकता है ना, इसीलिए कहते हैं, इसको लर्न कर लो। कभी भी एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर एक का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, एक का रिडक्शन हो रहा हो तो जीरो मत लिखना, बस वही चीज़ मुझे आपको बतानी है। अच्छा, अब एक रिएक्शन होती है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक सिंगल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और उसका रिडक्शन भी होता है, यानी इसमें सिंगल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होता है, सिंगल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होता है, मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होता है, और इसी मॉलिक्यूल का क्या होता है, इसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी होता है। यानी एक सिंगल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और सिंगल मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी हो रहा होता है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, ऐसे को बोलते हैं कौन सा रिएक्शन, ऐसे को बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मेरी बात को याद रखना मेरे भाई, मेरी बात को याद रखना। हाँ समझते हुए चलो, समझते हुए चलो, परेशान मत हो यार, पैनिक मत हो। देखो कभी कभी ऐसा होता है, एक सिंगल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और सिंगल मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी होता है। अलर्ट रहा करो बेटा, अलर्ट रहा करो। अच्छा मैं तुम सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, मतलब तुम लोग अभी यंगस्टर हो, नौयुवक हो, तुम्हारे मन में ये रहता है कि हम सबकी हेल्प कर दें, सबके लिए अवेलेबल रहें, और वो इंसान सबसे ज़्यादा धोखा खाता है। बेटा मैं एक चीज़ बहुत क्लियर बोलता हूँ कि डोंट ओवर लव समवन, किसी को आप ज़्यादा प्रेम मत करो। जब आप किसी से ज़्यादा प्रेम करते हो ना तो आपसे दूर चला जाता है, वो रिस्पेक्ट कम हो जाती है। तुम ना अपने आप को समुंदर समझो, तुम ना अपने आप को समुंदर समझो, और जो आपके सामने वाला इंसान है उसको ये समझो कि ये लोटा है। लोटा जानते हो, जिसमें जल डालते हैं, पानी डालते हैं। तुम समुंदर हो, तुम्हारे पास अथाह प्रेम है, तुम चाहते हो अपना सारा प्रेम न्यौछावर कर दो, है ना, और सामने वाला इंसान लोटा है। तो एक बात बताओ, अगर समुंदर चाहे कि अपना सारा पानी एक लोटे के अंदर भर दे तो क्या वो सारा समुद्र का पानी लोटे के अंदर भर सकता है? नहीं भर सकता है। समुद्र कभी भी अपना सारा पानी एक लोटे के अंदर नहीं भर सकता है। और हम क्या चाहते हैं, हमारे अंदर जितनी भी प्रेम है, जितना हम लव करते हैं किसी इंसान को, हम अपना सारा प्रेम उस इंसान को दे दें, हैं। लेकिन ये जीवन की सबसे बड़ी गलती है। कभी भाई सामने वाला उतना लेना ही नहीं चाहता है, आप ज़्यादा दोगे छोड़ के चला जाएगा वो आपको। यही तो होता है बच्चों के साथ में।
आपके एज में यही होता है, समझ ही नहीं पाते हो यार। आप किसी को जब ओवर लव करने लगते हो ना, तो उस इंसान की फीलिंग्स आपसे कम हो जाती हैं, वो आपको समझ ही नहीं पाता है। इसलिए कहता हूँ डोंट ओवर लव समवन। आप किसी को ज़्यादा प्रेम करोगे, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। हमेशा 100 और 90 का गैप रखो, 10% का। तुम भी 90 वो भी 90 छोड़ के चले जाएंगे, तुम भी 100 वो भी 100 छोड़ के चले जाएंगे। वो 100 तुम 80 बनो, दिक्कत हो जाती। ज़्यादा मीठे में ही कीड़ा पड़ता है बेटा, समझदार बनो। और किसी को अपना टाइम ही मत दो। मैं तो सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ, किसी को अपना समय ही मत दो। डोंट गिव समवन एनी टाइम। किसी भी व्यक्ति को समय मत दो। तुम सिर्फ इतनी बात सोचो कि जिस दिन तुम इस जीवन में नहीं रहोगे, तुम सिर्फ इतना बात सोचो कि तुम जिस दिन भी इस दुनिया में नहीं रहोगे तो किस इंसान को फर्क पड़ेगा। जिसके साथ तुम टाइम स्पेंड करते हो क्या उसको फर्क पड़ेगा? जिसके साथ इंस्टाग्राम पे चैटिंग करते हो, जिसके साथ चाय पीने जाते हो, जिसके साथ बात करते हो, जिस दिन भी आप इस दुनिया में नहीं रहोगे किस इंसान को फर्क पड़ेगा? आप खुद से सोचो। फिर अगर आपको समझ में आता है कि सामने वाला इंसान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो आप उसको टाइम दो। बेटा किसी को फर्क नहीं पड़ता है, ये सिर्फ हमारी भूल होती है। हमारे रहने न रहने से किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हम इस बात को भूल जाते हैं। जिनके साथ भी आप दोस्ती यारी करते हो, BFF लिखते हो, टैग करते हो, घूमते हो, बात करते हो, टाइम देते हो, वैल्यू देते हो, क्या उन्हें फर्क पड़ेगा आपके ना रहने से? क्या उन्हें जरा सा भी फर्क पड़ेगा? और अगर फर्क पड़ेगा तो बिल्कुल साथ रहो, वरना दूर हो जाओ। जीवन है भाई, समझना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, ये हकीकत है, सच्चाई है। आओ यार टॉपिक पे आते हैं। तो चलो भाई, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? देखो मैं ये सब बताता रहता हूँ यार, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा ना कि आप जीवन की प्रैक्टिकलिटी को समझो, प्रैक्टिकल बातों को समझो, बहुत जरूरी है यार। मान लो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है तो उसमें क्या होता है, एक सिंगल मॉलिक्यूल जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, और एक सिंगल मॉलिक्यूल का क्या होता है, उसी मॉलिक्यूल उसी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी होता है, उसी स्पीसीज का रिडक्शन भी होता है। जैसे H2O2, अब इसमें जो ऑक्सीजन है यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब ये रिएक्शन हो जाएगी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे +1 -2 और यहाँ पे 0। तो आप देख रहे हो ऑक्सीजन -1 से -2 में चला गया। इसका मतलब यहाँ पे इसका क्या हो गया, यहाँ पे इसका हो गया रिडक्शन। क्या हो गया? रिडक्शन। और ये ऑक्सीजन यहाँ पे चला गया, इसी ऑक्सीजन का यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन। तो मतलब H2O2 के अंदर ही ऑक्सीजन का इस केस में रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। मतलब ऑक्सीजन का ही रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसको मैंने आपको समझाया था। अब जब भी कभी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो तो मान लो हमें एन फैक्टर निकालना हो, तो कैसे एन फैक्टर निकालेंगे? तो देखो भाई, जब भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो और हमको एन फैक्टर निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं? सिंपल सा एक काम करते हैं भाई साहब, कि अगर हमको यहाँ पे एन फैक्टर निकालना है तो उसका एक शानदार तरीका है, जोरदार तरीका है। क्या तरीका है सर? जैसे मान लो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? -1 का चार्ज है। तो हमने कहा ठीक है भाई साहब, इसका क्या हो रहा है? इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो हमने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, -1 से चला गया किस में? ये -1 से चला गया 0 में, और यही -1 से जा रहा है -2 में। तो पहले एन फैक्टर निकाल दो ऑक्सीडेशन वाले का। कैसे निकालोगे? कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं? 2। इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -1। और जब इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो कितना हो गया? 0। देखो ऑक्सीडेशन हुआ तो 0 चार्ज आया ना। हाँ, तो इसकी एन फैक्टर कितनी हो जाएगी? इसकी एन फैक्टर हो जाएगी 2। एन फैक्टर ऑक्सीडेशन वाला कितना आ गया? आ गया 2। चलो एन फैक्टर रिडक्शन वाला निकाल लो। एन फैक्टर रिडक्शन वाला निकाल लो। अगर आप एन फैक्टर रिडक्शन वाला निकालोगे तो ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो 2। इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही है। फाइनली इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? -2। तो -1 और -2 कितना हो जाएगा? -1 और -2 -3 2 जा 6 कितना हो गया ये? एक सेकंड रुक जा बबुआ। एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन निकाल लो। एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन, तो इसका जिसका रिडक्शन हुआ उसका एन फैक्टर निकालो। कैसे निकालोगे भाई? हम कह रहे हैं ऑक्सीजन के कितने एटम है यहाँ पे? आप कहोगे सर ऑक्सीजन के 2 एटम है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, 2 एटम है। -1 से -2 में चला गया है। इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? -1। फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? -2 माइनस, और ये हो जाएगा माइनस और माइनस का 2 है, -2। तो माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये हो जाएगा -1 + 2, मतलब इसका भी एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन भी कितना आ जाएगा? एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन भी आ जाएगा 2।
मतलब ऑक्सीडेशन का भी n फैक्टर 2 आ रहा है, रिडक्शन का भी n फैक्टर 2 आ रहा है। अब हमें अगर मान लो टोटल n फैक्टर निकालना है तो क्या करेंगे? टोटल n फैक्टर निकालना है अगर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में n फैक्टर टोटल अगर निकालना है तो क्या करेंगे? n फैक्टर ऑक्सीडेशन इंटू n फैक्टर रिडक्शन, ये भी 2 है, अपान n फैक्टर ऑक्सीडेशन प्लस n फैक्टर रिडक्शन, तो ये हो जाएगा 4/4 इक्वल टू 1। यानी जब कभी भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है ना, अगर मान लो मुझे टोटल n फैक्टर निकालना है तो ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है उसका n फैक्टर निकालेंगे, रिडक्शन जिसका हो रहा है उसका n फैक्टर निकाल देंगे, और टोटल n फैक्टर निकालने के लिए n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन इंटू n फैक्टर ऑफ रिडक्शन डिवाइड बाई n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस n फैक्टर ऑफ रिडक्शन। इस केस में n फैक्टर टोटल जो है H2O2 का कितना आ गया? वो आ गया 1। याद रखना, जैसे मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपके सामने एक क्वेश्चन है, नीट 2020 का PYQ है, इसको करने का मैं एक आपको आसान तरीका बताता हूँ। आपसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है कार्बन में, तो यहाँ पे कार्बन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हो। यहाँ पे CH4 के केस में आप देखोगे तो कार्बन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ये हो जाएगा x, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 1 × 4 हो जाएगा +4 इक्वल टू 0, x हो जाएगा -4। यानी यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -4 है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x -4 इक्वल टू 0, हो जाएगा x इक्वल टू +4। यहाँ पे इसका है +4। यानी जब ये रिएक्शन हो रही है तो कार्बन -4 से +4 में जा रहा है, इस वजह से इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -4 टू +4, -4 टू +4। कोई ऑप्शन ही नहीं है क्या? -4 से +4 देखिए नहीं रहा, ये है, ये ऑप्शन नंबर बी, -4 से +4। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। देखो यार, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बहुत आसान है, बस आप मेरी बताई गई स्टेप्स को फॉलो करना, आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। देखो भाई, जब भी बात आती है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की, तो अलग अलग मीडियम में आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ एसिडिक मीडियम में अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे, है ना। कई बार एसिडिक के साथ पूछते हैं, बेसिक मीडियम में रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग सिखाई जाती है, साथ ही साथ न्यूट्रल मीडियम में रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, ये सारे मीडियम्स में आपको रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए। अब इंटरेस्टिंगली बात ये है कि इसके बहुत सारे मेथड है, जैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और नॉर्मल मेथड। आज आपको मैं जो तरीका बताऊंगा वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड है, जिसको आप फॉलो करना। किताब को देखोगे तो लंबे लंबे बैलेंसिंग के तरीके हैं, लेकिन आपके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है मैं आपको वो बताने जा रहा हूं कि कैसे किसी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। देखो भाई, जब भी बात आती है रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंस करने की, तो कोई भी मीडियम हो फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो A + B है ना, ये मान लो रिएक्ट करके C और D बना रहे हैं, ये मान लो कोई रिडॉक्स रिएक्शन है, लेट सपोज। तो आप एक काम करना, आप A का n फैक्टर निकालना, n फैक्टर ऑफ A, और आप B का n फैक्टर निकालना। रिडॉक्स रिएक्शन है तो निकाल सकते हो, n फैक्टर निकालना आपको आता है, A का n फैक्टर निकाल लेना और B का n फैक्टर निकाल लेना। जो B का n फैक्टर होगा वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा किसका? वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा A का। यानी जो B का n फैक्टर होगा वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा A का, मतलब इसको A को बैलेंस करने के लिए B वाला n फैक्टर लिखेंगे, मतलब जो भी लिखेंगे 1 2 3, इसके आगे जो भी लिखेंगे वो होगा इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो आप B वाले का n फैक्टर निकाल लो, वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा A का, और आप जो A वाले का n फैक्टर निकालोगे वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा B का। अगर आपको ये बात पता है तो मजा आ जाएगा भाई, तो मजा आ जाएगा। इसीलिए मैं कहता था कि भाई साहब आपको ना n फैक्टर निकालना आना चाहिए, आना ही चाहिए, क्योंकि इससे चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। आइए भाई आगे बढ़ते हैं, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले जब भी कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन हो तो आपको क्या करना है, ये जो हमारा n फैक्टर है, ये जो हमारा n फैक्टर है, इसका यूज करना है बैलेंसिंग में। कैसे यूज करना मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, जितने भी एलिमेंट हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनको पहले बैलेंस कर लेना है। पहले तो ये सब रूल्स सुन लो, अपने कॉपी में लिख लो, फिर ये सारे रूल्स की हेल्प से जब आप क्वेश्चन करोगे ना, 2-3 क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो अपने आप पता लग जाएगा। मान लो कभी आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिस तरफ ऑक्सीजन कम है उस तरफ डायरेक्ट ऑक्सीजन को मत जोड़ना, वहां पे H2O को डाल देना, मतलब जितने भी एटम है उसको बैलेंस कर लो।
और अगर आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो जिस तरफ ऑक्सीजन कम है उधर क्या ऐड कर दो, वाटर कर दो। अच्छा, ये तो हो गया ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। पहले तो सारे एटम को बैलेंस कर लो, और अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो जिस तरफ ऑक्सीजन कम है उधर क्या डाल दो, वाटर डाल दो। अच्छा सर, लेकिन मान लो अगर आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना है। फिर आपको देखना है कि मीडियम कौन सा है। जैसे मान लो आपके सामने एसिडिक मीडियम है या न्यूट्रल मीडियम है ना। मान लो रिएक्शन जो हो रही है, रेडॉक्स रिएक्शन, वह एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में हो रही है। तो अगर वहां पे आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो आपको क्या करना है, H+ आयन डाल देना है डेफिशिएंट साइड में। मतलब जिधर हाइड्रोजन कम है उधर क्या करोगे, H+ आयन डाल दोगे। जिधर भी हाइड्रोजन कम है उधर क्या करोगे, उतनी H+ आयन डाल दोगे। क्या हो जाएगी, रिएक्शन बैलेंस हो गई। लेकिन ये कब करना है, ये करना है आपको एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में। एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में ऐसा करना है। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, जिस तरफ ऑक्सीजन कम है पानी डाल देंगे। लेकिन अगर एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम है तो अगर आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो जिस तरफ हाइड्रोजन कम है उधर H+ डाल देना। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो। अच्छा, और अगर मान लो बेसिक मीडियम है और बेसिक मीडियम में आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको वाटर को ऐड करना है। किसको ऐड करना है, वाटर को। किस तरफ ऐड करना है, जिस तरफ डेफिशिएंट है हाइड्रोजन। यानी यहां पे हमको H+ आयन नहीं डालना है, यहां पे हमको जिस तरफ भी हाइड्रोजन कम है उधर क्या करना है, उधर हमको वाटर को ऐड करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उतने ही इक्वल नंबर में OH- आयन आपको अपोजिट साइड में ऐड कर देना। अब देखो ये जितनी भी बातें हम लोगों ने पढ़ा है, आओ इसको क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हमारे सामने ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, हमारे सामने ये एक रेडॉक्स रिएक्शन लिखी हुई है। आओ भाई इसको बहुत प्यार से बैलेंस करते हैं। सर प्यार क्या होता है वो सब मुझे नहीं पता, पहले बैलेंसिंग सिखाता हूं। देखो भाई, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हम MnO4 का n फैक्टर निकाल सकते हैं इसका? हाँ सर, इसका n फैक्टर निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इसका n फैक्टर कितना होगा तो क्या बोलोगे? मैंगनीज के कितने एटम है? 1 एटम है। इसकी इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 7। फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 2। तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा? इसका n फैक्टर हो जाएगा 5। यानी कि इस केस में MnO4 का जो n फैक्टर होगा वो क्या होगा मेरे भैया? यहाँ पे MnO4 का जो n फैक्टर होगा वो होगा 5। बहुत सही बात है सर। ऐसे में आपसे कहूं आयोडीन का n फैक्टर कितना होगा, तो ये भी बहुत आसान है, आप निकाल लेना। कोई पूछे n फैक्टर ऑफ आयोडीन कितना होगा, आयोडीन के कितने एटम है? 1। इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर -1, फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर माइनस, और ये प्लस का 2 है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई साहब? इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, सॉरी। आयोडीन का n फैक्टर निकालना है ना, तो n फैक्टर ऑफ आयोडीन कितना निकलेगा? आयोडीन के कितने एटम है? 1। इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? -1। फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 0, माफ करना है ना। तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा भाई? आयोडीन पे यहाँ पे -1 का चार्ज है और फाइनली आयोडीन पे कितना हो गया? 0 का चार्ज। तो इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर -1, फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो n फैक्टर ऑफ आयोडीन कितना आ गया? ये आ गया हमारा 1। कितना आ गया? 1। तो इसका n फैक्टर आ गया 1। तो यानी कि इसका n फैक्टर है 1 और इसका n फैक्टर है 5। तो हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग। इसका जो n फैक्टर है वो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका जो n फैक्टर है वो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बस सर, अब क्या करना है, अब आप इधर भी बैलेंस कर लो मैंगनीज को और आयोडीन को। इधर कितने मैंगनीज है? इधर 1 मैंगनीज है, तो यहां तो ऑलरेडी बैलेंस है। इधर कितने आयोडीन है? इधर 5 आयोडीन है और इधर 2 आयोडीन है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करूं मैं, 5/2 कर दूं, बैलेंस हो जाएगा। 5/2 करूंगा, ये बैलेंस हो जाएगा। बहुत सही बात है सर। अब ये भी बैलेंस हो गया, यानी अब मैंगनीज भी बैलेंस है और आयोडीन भी बैलेंस है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। देखो भाई, ये हमारा मीडियम एसिडिक है। सर कैसे पता? यहाँ पे H+ है ना, तो ये H+ बता रहा है कि हमारा ये एसिडिक मीडियम है। और आप याद करो एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं, एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को? क्या करते हैं, जिधर भी ऑक्सीजन कम होता है उधर वाटर डाल देते हैं। इधर देखो कितने ऑक्सीजन है, इधर है 4 ऑक्सीजन और इधर कितने ऑक्सीजन है? इधर है 1 ऑक्सीजन। यानी इधर कितने ऑक्सीजन कम है? इधर 3 ऑक्सीजन कम है। और याद करो मैंने क्या कहा था कि जब भी एसिडिक मीडियम में आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो जितने ऑक्सीजन कम है, जैसे इधर कितने ऑक्सीजन कम है? 3 ऑक्सीजन, इधर है 4 ऑक्सीजन।
और इधर कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3H2O ऐड कर देंगे, मतलब जितने ऑक्सीजन कम है, इधर 4 थे ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन था, यानी 3 ऑक्सीजन कम थे, तो हमने 3 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल पहले था, 3 वाटर का मॉलिक्यूल और ऐड कर दिया, तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल हो गए, 4 वाटर के मॉलिक्यूल हो गए। अब देखो भाई, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे, देखो इधर कितने हाइड्रोजन है, इधर है हमारे 8 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन। तो अगर हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो उतने ही क्या करेंगे, हम उतने ही H+ आयन डाल देंगे। और इधर कितना H+ है, एक H+ है, और इधर कितना हाइड्रोजन है, 8, यानी यहाँ पे हम 8H+, अगर 7H+ और ऐड कर दें तो इधर भी 8H+ हो जाएगा, तो ये भी बैलेंस हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ आयन डाल देते हैं। तो आओ अब इस क्वेश्चन को भी बैलेंस करके सीखते हैं कि किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे H+ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है ये एसिडिक मीडियम में हो रही है। अब याद रखना, एसिडिक मीडियम हो, कोई सा भी मीडियम हो, पहला स्टेप तो सेम है, पहले हमें और सारे एटम को बैलेंस करना है। तो और सारे एटम को बैलेंस करने के लिए मैग्नीज पे +7 होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका आप n फैक्टर निकाल लो। मुझे लगता है इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, एक मैग्नीज के एटम है, इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे +2 का चार्ज यानी 2 है, तो कितना इसका n फैक्टर कितना आ जाएगा, इसका n फैक्टर आ जाएगा 5। कितने मैंगनीज के एटम है, एक, इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर 7, फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर 2, इसका एन फैक्टर कितना आ गया, इसका एन फैक्टर आ गया 5। यानी ये बात क्लियर है सर कि MnO4 का एन फैक्टर कितना आ गया, इसका एन फैक्टर आ गया 5। ऐसे इसका भी एन फैक्टर निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे सर, हमने कहा आयरन के कितने एटम है, 1, इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर 2, फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर 3, 2 - 3 -1 पर मॉड लगा है, तो एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1, यानी इसका एन फैक्टर आ गया 1 और इसका एन फैक्टर आ गया 5। अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, जो इसका एन फैक्टर है वो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 1, और इसका जो एन फैक्टर है वो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 5। यानी कि मैंगनीज और आयरन को हमें बैलेंस करना है। इधर कितने मैंगनीज है, एक, तो यहाँ पे मैं एक मैंगनीज लिख दूंगा, इधर कितने आयरन है 5, तो यहाँ पे मैं 5 आयरन लिख दूंगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं, जिस तरफ भी ऑक्सीजन कम है उधर उतने ही H2O को डाल देना है। जैसे मान लो हमारे इस तरफ है हमारे पास 4 ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, इस तरफ है हमारे पास 4 ऑक्सीजन, और इधर कितने ऑक्सीजन है, इधर है 1 ऑक्सीजन, यानी कि इधर 3 ऑक्सीजन की कमी है। तो अगर इधर 3 ऑक्सीजन की कमी है तो इधर हम 3H2O ऐड कर देंगे। तो एक बात बताओ, अगर हम 3H2O ऐड करेंगे और एक H2O पहले से था तो टोटल कितना H2O हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 4H2O। तो यानी ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने 3H2O को ऐड किया, एक H2O पहले से था, अब हो गया 4H2O। ठीक है भाई, अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करते हैं, मैंने कहा था एसिडिक मीडियम में जिधर हाइड्रोजन कम होता है उधर जितना भी हाइड्रोजन कम है उतने H+ डाल दो। इधर है 8 हाइड्रोजन, इधर अगर हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, वहां 8 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हम 8H+ कर देंगे। अब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। आओ भाई, अब हम बात करते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन की। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक सिंगल स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी जब एक सिंगल स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। जैसे हमारे सामने डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, इसमें क्लोरीन OH- से जब रिएक्ट कर रहा है तो क्लोरीन माइनस बन रहा है, ClO3- बन रहा है और H2O बन रहा है। अब इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको क्या कर लेता हूं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद में इसको मैं ले चलता हूं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे ले जाने के बाद इसको कर देता हूं पेस्ट। अब देखो, आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे एक बार क्लोरीन का क्या हो रहा है, यहाँ पे इस क्लोरीन का तो हो रहा है रिडक्शन, और इसी क्लोरीन का सेम टाइम में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार -1 में जा रहा है और एक बार ये +5 में जा रहा है। अब अगर इसको मैं बैलेंस करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि जिस क्लोरीन का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको 2 बार लिख लो। जैसे Cl2 प्लस OH- गिव्स आउट Cl- प्लस ClO3 प्लस H2। आप इसको ऐसे लिख लो और ध्यान से सुनो हमारी बात। इस पे कितना चार्ज है, +5 है ना, इतनी बात को हम लोग समझ गए। यहाँ पे क्या है, OH- आयन है, क्लोरीन पे तो चार्ज 0 होता है। 2 बार लिख लिया, बाद में इसको कंबाइन कर लेंगे।
अब जिस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे इस वाले क्लोरीन का क्या हो रहा है, इस वाले क्लोरीन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, और एक क्लोरीन का एज्यूम कर लो इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। यानी एक ही क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक ही क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। इसको हमने अलग अलग करके लिख लिया। अब एन फैक्टर इसका निकाल लो, इसका एन फैक्टर निकालोगे तो दो एटम है, इनिशियल चार्ज 0, 0 -5, यानी इसका एन फैक्टर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, इसका एन फैक्टर आ जाएगा, आप निकाल लो, इसका एन फैक्टर आएगा 10। कितना आएगा 10। और इसका एन फैक्टर निकालोगे 2, इनिशियल चार्ज 0, 0 -1 यानी 2 आएगा। इसका एन फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा। तो जो इसका एन फैक्टर है वो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो इसका एन फैक्टर है वो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यानी यहां तक चीजें क्लियर है सर, ये सारी चीजें बैलेंस हो गई। हमें क्लोरीन कितना है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस वाले का क्या हो रहा था भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो इसका एन फैक्टर, और इस वाले का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये हमने बैलेंस कर दिया। अब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके पास कितने क्लोरीन है, 4, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, है ना, ठीक है सर। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कितना है, वो है 10 2 जा 20, तो यहाँ पे मैंने 20 क्लोरीन लिख दिया। बहुत सही, कितना क्लोरीन लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया 20 क्लोरीन। बात क्लियर है ना? हाँ सर, यहाँ पे 20 क्लोरीन हो गया, यानी क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब ये मीडियम बेसिक है, OH माइनस है, तो OH माइनस में अगर हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो देखो इधर कितने ऑक्सीजन है, इधर है एक ऑक्सीजन, और इधर कितना ऑक्सीजन, नहीं इधर कितने है, एक ऑक्सीजन, और इधर कितना ऑक्सीजन है, इधर है 4 3 जा 12 और 1 13 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है, 13 ऑक्सीजन। देखो 4 3 जा 12, 12 ऑक्सीजन इधर और एक 13 ऑक्सीजन, और इधर कितना है, एक ऑक्सीजन है। यानी कि अगर हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो यहाँ पे हमें जितने ऑक्सीजन कम है, कितने ऑक्सीजन कम है, 12, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 12 H2O को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 12 H2O को ऐड कर दिया। जी सर सिंपल है, 12 H2O को ऐड कर दिया, बहुत सही बात है। अब जैसे हमने H2O को ऐड किया, अब देखो इधर की तरफ ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया हमारा। अब क्या बैलेंस करना है, अब बैलेंस करना है हमें हाइड्रोजन। इधर कितने हाइड्रोजन है भाई, इधर देखो कितने हाइड्रोजन है। इधर अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इधर है हमारे पास 12 2 जा 24, 25 हाइड्रोजन, और इधर कितने हाइड्रोजन है, इधर है 2 हाइड्रोजन। 25 है इधर है और 2 इधर है। यानी कि अगर हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना तो बेसिक मीडियम में, तो यहां भी हम वाटर को ऐड करते हैं, तो 25 हाइड्रोजन यहां है, 2 हाइड्रोजन यहां है, यानी कि तुम्हें 23 H2O ऐड करेंगे। एक H2O पहले से है तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 24 H2O। यानी ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। और जितना हमने H2O डाला है, कितना H2O डाला था, 23 H2O डाला था, तो हम क्या करेंगे, उतनी OH माइनस आयन डाल देंगे। तो 23 H2O डाला था तो 23 OH माइनस आयन डालेंगे, और एक OH माइनस आयन पहले से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 OH माइनस आयन हो जाएगा। अब क्या इसको हम एक सिंपल वे में लिख सकते हैं, बिल्कुल। ये देखो 12 H2 है और उधर 24 H2 है, 12 H2 से 24 H2 कट गए, इधर कितना बचा, इधर बचा 12 H2, कितना बचा, 12 H2। अब इसको हम बहुत आसानी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2Cl2 प्लस 10Cl2 प्लस 24 OH माइनस गिव्स आउट। अच्छा 10 और 2 Cl2 को कंबाइन कर ले तो कितना हो जाएगा, 10Cl2 2Cl2 को कंबाइन कर लेते तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12Cl2। तो 12Cl2 24 OH माइनस आयन गिव्स आउट 20Cl माइनस प्लस 4ClO3 और यहाँ पे 12 H2। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ सर ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। हाँ तो ये इसको हम ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अब हमारी सारी चीजें ऑटोमेटिक बैलेंस हो गई हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे कितने क्लोरीन, 24, यहाँ भी 24 क्लोरीन है, सारी चीजें आराम से बैलेंस हो गई हैं। तो ऐसे हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ऐसे Br2 प्लस OH माइनस गिव्स आउट Br माइनस हो, इसको भी कर सकते हो। Br2 को 2 टाइम्स लिख लो, Br2 प्लस OH माइनस गिव्स आउट Br माइनस 1 प्लस Br प्लस 1 O माइनस 1 प्लस H2O। आप एक काम कर लो, आप देखो एक Br का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक Br का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसे आप लिख लो, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। इसका एन फैक्टर निकालो, 2 0 माइनस 1, इसका एन फैक्टर कितना आएगा, इसका एन फैक्टर आएगा 2, कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इसका एन फैक्टर निकाल लो, 2 0 माइनस 1, इसका भी कितना आएगा, इसका भी 2 आएगा। तो 2 यहां हो जाएगा और 2 यहां हो जाएगा, यानी 2 2 ये हो गया।
ये तो Br2 हो गया। अब देखो, आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे यहाँ पे कितने ब्रोमीन है 4, तो यहाँ पे भी 4 कर लो, यहाँ पे भी 4 कर लो, ठीक है, हो गया सर। अब हम ये हमारा OH माइनस आयन है। अगर हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो जिस तरफ ऑक्सीजन कम उतने पानी डाल दो। यहाँ पे 4 और 1 5 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग 4H2O को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, 4H2O ऐड कर देंगे। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 9 हाइड्रोजन है, 4 2 जा 8 और 9 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो यानी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 7H2O को ऐड करेंगे। एक H2O पहले से है तो 8H2O हो जाएगा, और उतनी इक्वल नंबर में हम क्या करेंगे, OH माइनस आयन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8OH माइनस आयन हो गया। ये बैलेंस हो गया, आराम से बैलेंस हो गया। तो समझ पा रहे हो किस तरीके से किसी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, इस तरीके से बैलेंस कर देते हैं। अब चाहो तो इसको लोअर 2Br2 कंबाइन कर लो, कितना हो जाएगा 4Br2 प्लस 8OH माइनस गिव्स आउट 4Br माइनस 1 प्लस 4Br ऑक्सीजन प्लस 8H2O। अब इसको आप चाहो तो 4 से डिवाइड भी कर सकते हो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई 4 कर दो, तो कितना हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए Br2 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2OH माइनस आयन। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा Br प्लस BrO प्लस 4H2। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। IF JEE मेंस का ये क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे अगर आप आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो +5 रहेगा। +5 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है। तो इसका एन फैक्टर निकाल लो। एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, 2 आयोडीन है, 5 से 0 में जा रहा है, तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया, इसका एन फैक्टर आ गया 10। अगर इसका एन फैक्टर 10 आ गया तो x के जगह पे क्या होगा, x के जगह पे 10 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड दी, ये सेम क्वेश्चन आ गया क्या, ये तो हो ही गया है भाई। एक और करते हैं, ये हमारे सामने क्वेश्चन है ऑन बैलेंसिंग द गिवन रिडॉक्स रिएक्शन द कोएफिशिएंट A B एंड C। आप इसको बैलेंस कर लो, एसिडिक मीडियम में है, आराम से आप बैलेंस कर सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क है। तो ऐसे आप किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आपने इस क्लास को अटेंड किया। मुझे काफी अच्छा लगा, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको मैं पूरा बैलेंसिंग बहुत अच्छे तरीके से समझा दूं। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।